रहे हो रोहतक से आप तक न्यूज, आपका चैनल आपकी ताकत। मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं। शादी के 2 महीने बाद ही मेरी सास ने मुझे बहुत ज़्यादा दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। 2 महीने बाद मुझे मेरी सास डॉक्टर के पास ले जाके कहती है कि इसको बच्चे की दवाई दो। अगर हस्बैंड बोलते हैं एक्चुअली आपके पापा ने ना दहेज में ना कार नहीं दी थी, तो मेरी मदर को ना कार की डिमांड है। आप अपनी फादर से 5 लाख रुपए ले आओ, मेरी मदर को ला के दे दो, तो वो ऐसा करना छोड़ देंगी। मैं अपने पापा के पास आती हूँ। मेरे फादर अपनी जमा पूंजी में से 3 लाख रुपए मेरे पति को बुलाकर उसके हाथ में दे देते हैं। घर जाने के बाद वो 3 लाख रुपए मेरी मदर इन लॉ को दे देता है। मेरा की कालका में उनके फूफा जी की मृत्यु हो जाती है। वो वहाँ जाता है, वहाँ से मृत्यु से उनका चेन्नई से ताबूत आता है उनके फूफा जी का। उसमें 2 फ़ोन गिरते हैं उनकी जेब में से, एक एप्पल का एक ओप्पो का, उनके फूफा जी की जेब में से। वो चोरी करता है मेरा पति दोनों फ़ोन और मुझे ला के देता है दोनों फ़ोन और कहता है ये ले तेरा जन्मदिन का गिफ्ट एप्पल का फ़ोन, और ये मैंने अपने लिए ओप्पो का फ़ोन लिया है। 2 महीने बाद जब वो नंबर ट्रेस होता है एप्पल फ़ोन में, तो मेरे घर पुलिस आती है और पुलिस वाले उसे मेरे पति को अरेस्ट कर लेते हैं। मैं अपनी बुआ जी को उनकी कालका में फ़ोन करती हूँ कि बुआ जी कंप्लेंट वापस ले लो, मेरे पति से गलती हो गई है, आपके दोनों फ़ोन मैं वापस दे दूँगी जो भी मैं चला रही थी। लेकिन मेरे तो मैं बोलती हूँ कि मेरे फादर कहाँ से एलईडी ला कर देंगे, अभी तो 3 लाख दिए थे, 6 महीने भी नहीं हुए तुम लोगों को दिए हुए। तो वो बोलते हैं नहीं हमें एलईडी चाहिए, तुमने दहेज में एलईडी नहीं दिया था, एलईडी भी ला कर दो, नहीं तो पैसे ला कर दो। फिर मैं दोबारा अपने घर आती हूँ 6 महीने बाद, एलईडी के पैसे मैं 60,000 रुपये लेकर जाती हूँ। वहाँ जाकर मैं अपने पति को देती हूँ, वो एलईडी खरीद के ले आता है। उसके बाद बहुत पुरानी दुकानें हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं किराने का, 2 दुकानों का काम संभाल रहे हैं। सारा सोना वो कहते हैं मैं जुए में हार गया हूँ, क्योंकि मुझे डर था। मम्मी ने, उनकी मदर ने शादी से पहले 25 लाख रुपए मेरे ससुर जी पे एक औरत के साथ मिलकर कर्जा चढ़ा दिया था। तो मेरे ससुर जी ने और उनके ताया जी ने प्लाट बेचकर वो सारा कर्जा उतारा था। तो मेरे पति कहते हैं मुझे डर था कि कहीं मम्मी वो सारा सोना ना बेच दे, इसीलिए मैं जुए में हार आया सारा सोना। 4 लाख रुपए भी हार गया हूँ मैं जुए में, और तेरा सारा सोना भी। मैं रोती भी लगती, चुप करके बैठ जाती हूँ। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताती। अब मुझे नहीं पता ये कि मेरे पति ने बेचा या मेरी ननद ने या मेरी सास ने। मैं फिर रोती पिटती बैठ जाती हूँ। फिर मैं अपनी मदर को फ़ोन करती हूँ। मेरी मदर कहती है तू चुप करके बैठ जा बेटा, तेरे फादर की बहुत सीरियस हालत है, तू यहाँ आ जा अपने फादर के पास मिलने रोहतक में, उनको जवाब दे दिया गया है। मैं अपने ससुर जी को जब जाकर बोलती हूँ कि मेरे फादर के पास मुझे जाने दो, मुझे मना कर दिया जाता है, मुझे नहीं भेजा जाता। फिर उसके बाद मेरी सास भी मुझे आती है और मुझे कहती है जब कोई बात नहीं, तेरे फादर मरने पे पड़े हैं, जब अंतिम संस्कार होगा ना जिस दिन उनका, उस दिन तुझे अंतिम संस्कार पे ले जाएंगे हम। फिर मेरे फादर, अगले दिन न्यूज़ आती है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। मैं 1 बजे मुझे लेकर आते हैं, उसके बाद संस्कार हो जाता है। ये लोग मुझे इनकी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। इन्होंने अपने ससुराल पक्ष के ऊपर जो आरोप लगाए थे उसके अनुसार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, और एफआईआर दर्ज होने के बाद इनकी कई बार यहाँ मीटिंग भी हो चुकी है और पंचायतें भी हुई हैं इनकी, तो इनका कोई आपस में फैसला नहीं हो पाया जिस पे, और मुकदमे को जैसे ही वेरीफाई होएगा उस हिसाब से इसके ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ये भी इसको कोर्ट ही इसके ससुराल वालों पे, इसके हस्बैंड पे खर्चे का केस दायर करेगी, तो उसके ऊपर खर्चा मिलेगा। इसने जो हमारे पास जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, और उस संबंध में इनको दोनों पक्षों को मीटिंग भी हुई है कि शायद कोई इनका फैसला हो जाए, लेकिन इनका कोई फैसला नहीं हुआ। तो उसी आधार पर अब इसके ससुराल वालों के खिलाफ जैसी कोई कार्रवाई हो। मेरे पति ने भी मेरी प्राइवेट पार्ट्स में, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी गंदी तरह मुझे मारा, हाथ डालकर, और मेरी सास ने मेरा गला दबाया और मेरे ससुर जी ने मेरे बाल पकड़े। और मैं उसके बाद महिला थाने में, और मुझे उसके बाद खुद ही टैक्सी करवाई उन लोगों ने, और ये बोला घर से निकल जा, और घर से निकाल दिया गया। ये 16 मई की बात है। मैंने आते ही महिला थाने में कंप्लेंट करवाई, महिला थाने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद केस ऐसे ही चल रहा है। मैं 6 महीने से भटक रही हूँ, कभी महिला थाने, कभी एसपी सर के पास। जब मुझे कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मैं अपने बच्चों को लेकर मरने का ही सोच रही हूँ कि मैं उनको लेकर मरी जाती हूँ, क्योंकि शायद समाज में इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। 5 दिन से थाने में आके लगातार बता रही हूँ। मैंने उन्हें फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाई हैं। मैंने अपने फादर को, अपनी मदर को, अपनी बुआओं को, पूरे अपने यहाँ से परिवार को बुलाया था, क्योंकि 2 महीने बाद मेरे ससुर जी ने मेरे साथ एक बहुत ही घटिया हरकत करी थी, शर्मनाक हरकत करी थी, जो मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मैंने अपने पूरे परिवार को बुलाया था, मेरा पूरा परिवार आया था। मेरे ससुर, मेरे पति के घर वाले, मेरे पति का बुआ जी का घर है अम्बाला में ही, वहाँ पे पंचायत बैठी थी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ 6 महीने से दर दर भटक रही हूँ, ठोकरें खा रही हूँ, सिर्फ इंसाफ के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ मुझे इंसाफ दिलवाइए। वो जो सरेआम आदमी घूम रहा है, उसके घर वाले सरेआम घूम रहे हैं ये सोचकर कि उनका लड़का कुंवारा हो चुका है। आप उस आदमी का फेसबुक स्टेटस चेक कीजिए, वो फेसबुक स्टेटस में फ़ोटोस लगा रहा है, उस पर स्टेटस लिख रहा है सिंगल। शादी के लिए लड़कियों से बात चल रही है, उसके घर वाले लड़की के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं लड़के के। कल्लू कपूर उसकी आईडी है, आप चेक कीजिए, उसमें उसने स्टेटस सिंगल डाल दिया है इस समय। और उसके घर वाले मुझे सूत्रों से पता चला उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ये कहा जा रहा है मेरी नंदों द्वारा कि तेरे 2 बच्चे वो लेकर चली गई है, तू कुंवारा हो चुका है, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। तोष मैडम है वहाँ पे, परवीन लता मैडम है, उन्होंने जब उसको मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि आप यहाँ पर आइए, आपका हमने कॉम्प्रोमाइज़ करवाना है, आपकी जो बीवी है 6 महीने से यहाँ दर दर भटक रही है, तो वो उन्हें कहता है आप अनिल विज से बात कीजिए। मेरे तो अनिल विज तक कॉन्टैक्ट्स है, मेरे SP DSP तक कॉन्टैक्ट्स है, मैं नहीं आऊँगा, जिसको जो करना है वो कर ले। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप वुमेन सेल जाइए, संतोष मैडम, परवीन लता मैडम जी से बातचीत कीजिए, उनको वो SP DSP अनिल विज की धमकियाँ